अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो फार्मा का ना दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है और दूसरे मॉड्यूल का रीनल मॉड्यूल का है। ठीक है, इसमें हमने देखना है कि डायूरेटिक्स और उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, वन बाय वन उसकी ना हम क्लासेस की ना जो है ड्रग्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ना जो हमने देखना है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसमें हमने देखना है कि डायूरेटिक्स की ना क्लासिफिकेशन देखनी है। ठीक है, उसके बाद देखना है कि क्या कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर क्या होते हैं। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके यूजेस और उनके एडवर्स इफेक्ट देख लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले ना हम देख लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। डायूरेटिक्स होते क्या हैं? डायूरेटिक्स ऐसे होते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर होता है ना उसको बैलेंस कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके एक्सक्रीशन को, साल्ट्स वगैरह को उनको बैलेंस कर रहे होते हैं, उनके एक्सक्रीशन को और बाकी जो चीज़ें हैं उनको बैलेंस कर रहे होते हैं। और ना इनकी क्लासिफिकेशन को हम इस तरह से देखते हैं कि ना जो डिफरेंट ड्रग्स होती हैं ना, वो जो हमारा फंक्शनल यूनिट है किडनी का, उसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब उसके ना डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो ट्यूबुलर पार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले जो आ जाता है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आती हैं ये थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, फिर ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और फिर कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये ना उसके पार्ट्स हैं। अब हम देखें ना, ये इधर हम ना थोड़ा सा बना लेते हैं इधर। ठीक है, ये जो है ना, ठीक है, ये हम देख लेते हैं इस तरह से करके, ऐसे। ठीक है, और फिर इधर कलेक्टिंग डक्ट्स वगैरह और इस तरह से। ठीक हो गया, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। अब ना ये नेफ्रॉन है। थोड़ी सी ना ये ड्राइंग ख़राब है, चलें कोई मसला नहीं। उसके बाद ना ये देखिए, अब ये जो है ये ग्लोमेरुलस है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है, ये क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और ये जो सारा है ना, ये वाला सारा, ये है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, आपको ना इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए ना आपको पहले ना नॉर्मल फिजियोलॉजी आनी चाहिए रीनल की। ठीक है, इस नेफ्रॉन में कौन सी चीज़ कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, कौन सी चीज़ उसकी एब्जॉर्शन करा रही है, किन किन चीज़ों की उनकी यहाँ पे सिक्रेशन हो रही है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, यू शेप होता है। अब लूप ऑफ हेनले के ना दो पार्ट्स हैं, एक जो है वो है डिसेंडिंग पार्ट और एक है असेंडिंग पार्ट। ठीक है, अब जो डिसेंडिंग और डिसेंडिंग पार्ट है ना, यहाँ पे तो ये सेम बन गई है ना, लेकिन इसकी जो थिकनेस होती है ना वो वेरी करी होती है। एक होता है इसका थिक पार्ट और एक होता है इसका थिन पार्ट, इस तरह से। और ये क्या होती हैं? ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती हैं। ठीक है, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट होती हैं। ठीक है, अब ना जैसे ही यहाँ पे ना जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो यहाँ से इधर इन ट्यूब्यूल्स में मूव करते हैं ना, तो डिफरेंट जगह पे ना कुछ चीज़ों की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है और कुछ चीज़ें जो होती हैं यहाँ से सिक्रीशन हो रही होती है उनकी। ठीक है, उन चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, और उनकी सिक्रीशन हो रही होती है जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी में ज़्यादा होते हैं, तो वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन में। ठीक है, अब ना यहाँ से मूव करता जाएगा, डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। कुछ जो होंगे इधर से अंदर जाएंगे और कुछ जो होंगे इधर से बाहर आएंगे। ठीक है, हर जो पार्ट है ना उसमें डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं, आप लोगों ने फिजियो में पढ़ा होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन भी हम क्या करते हैं, यहाँ यहीं पे ही होती है। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो होती है वो नेफ्रॉन में होती है, मतलब कि यूरिन जो है उसकी कंसंट्रेशन डाइल्यूट होनी चाहिए या कंसंट्रेटेड होना चाहिए, वो भी इधर होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो ना इनकी ना रीअब्जॉर्प्शन करवा रही होती हैं। ये जो है हमारा क्या कहते हैं इसे, सॉरी, ये क्या कहते हैं हम इसे, इन जो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं इन पार्ट्स पे। ठीक है, वो इनकी रीअब्जॉर्प्शन करवा रहे होते हैं, किसी प्रोडक्ट की सिक्रीशन करवा रहे होते हैं, कुछ एंजाइम एक्ट कर रहे होते हैं, कुछ जो होते हैं हमारे जो मेम्ब्रेन होती है उधर रिसेप्टर्स मतलब पंप वगैरह मौजूद होते हैं, उनके जरिए इनकी रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन हो रही होती है। ठीक है, तो हम ना पहले इसकी जनरल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। और आज हमने जो पढ़ने हैं ना वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। ठीक है, अब ना जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स है ना वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे जिस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है ना ये उसको इफेक्ट करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं लूप डायूरेटिक्स। लूप से आपको पता है थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये इस पे एक्ट करते हैं। ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही होंगी उनको वेरी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, वो जो इस पे एक्ट करेंगे ड्रग्स, उसे हम थायराइड्स कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इसके बाद आ जाते हैं कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो इन पे इफेक्ट करेंगी उनको हम कहेंगे पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। ये आपने उसमें फिजियोलॉजी में भी पढ़े होंगे। ठीक है, स्पाइरोनोलैक्टोन आ जाएगा और उसके बाद ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स आ जाएंगे, उसमें मैनिटोल आ जाता है। ठीक है, हमने ना देखना है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स ना वर्क कैसे करते हैं। इसके लिए ना पहले हमें नॉर्मल उसकी फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज का रोल क्या होता है हमारे रीनल सिस्टम में। ठीक है, अब आपको पता है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में किस किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, कि अमीनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो होता है 60 to 70% सोडियम आइंस, उनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। और दूसरा मेनली जिन पे जो एक्ट कर रहे होते हैं कार्बोनिक हाइड्रेज, जो मेनली रोल प्ले कर रहे होते हैं जिसकी रीअब्जॉर्प्शन में, वो होते हैं ये बाइकार्बोनेट आइंस होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो बाइकार्बोनेट आइंस है ना, ठीक है, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ना
ये इसके जो चैनल्स होते हैं उसकी वो नहीं होती, मतलब इसके चैनल्स प्रेजेंट नहीं होते। क्या होता है कि इसके ऊपर कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स जो होंगे ना वो एक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी और वहाँ पे दोबारा कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स एक्ट करेगा और दोबारा से क्या बन जाएंगे, बाइकार्बोनेट आइंस बन जाएंगे, ठीक है। जब हम इसको इनहिबिट कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये इनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, HCO3 की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट नहीं होंगे और ना ही इसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएंगे, ठीक है। ये हम किस कंडीशन में देते हैं, आपने मेटाबॉलिक एसिडोसिस अल्कलोसिस पढ़ा होगा। अब अल्कलोसिस में जो क्या होता है कि जब अल्कलोसिस हो जाती है किसी पेशेंट में, उसमें क्या होता है कि बाइकार्बोनेट आइंस जो होते हैं ना उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें इनको एक्सक्रीट करना ज़रूरी होता है बॉडी से, ठीक है। अब हम इनको एक्सक्रीट कैसे करेंगे, हम कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स इनहिबिटर्स दे देंगे, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो जाएंगे। जो हमारे यूरिन की पीएच है, मतलब हम कह सकते हैं ब्लड की पीएच है, वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। अब ये आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होप तो समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई चीज़ इसमें से समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ में आपको अगर समझ नहीं आई तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है या जो भी है, ठीक है। अब आपका ना फार्माकोलॉजी में से क्वेश्चन आना है तो इसलिए आपको थोड़ा डीपली इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ना कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स में ना जो इसका प्रोटोटाइप का मतलब होता है किसी भी क्लास का ना जो मेन एजेंट, मतलब किसी भी क्लास का जो मेन एजेंट होता है ना वो होता है, उसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप होता है। एक मतलब हम कह सकते हैं जैसे घर का एक कोई बड़ा होता है, उसी तरह किसी भी क्लास का एक बड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप एजेंट कहते हैं, प्रोटोटाइप ड्रग भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो है ना वो है एसिटाजोलामाइड, ठीक है। अब ये किस में यूज़ होती है, ग्लूकोमा में क्यों यूज़ होती है, बाइकार्बोनेट आइंस जो होते हैं ना वो उधर ग्लूकोमा में भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। ग्लूकोमा में क्या होता है कि ना हमारा जो वो एक्वस ह्यूमर होता है उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब ग्लूकोमा होता है तो हम कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स इनहिबिटर देते हैं, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट आइन नहीं बनते और ग्लूकोमा जो एक्वस ह्यूमर है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। माउंटेन सिकनेस में यूज़ होता है। इसका जो मेनली यूज़ होता है ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम रीनल में पढ़ रहे हैं ना, तो हमें इसका इसमें यूज़ देखना है। क्यों यूज़ होते हैं कि जब ना मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाती है, ठीक है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस से क्या होता है कि बाइकार्बोनेट आइंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ना टिश्यू स्पेसेस में क्या होता है, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो हम उससे बचने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम ये लेते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स इनहिबिटर्स लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि ये जो बाइकार्बोनेट आइंस होते हैं ना ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं और ये एब्जॉर्प्शन इसकी नहीं होती, ठीक है, और ना ही इससे फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होती है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो फार्माकोकाइनेटिक्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि क्या होती है, ठीक है। हम इसको ओरली यूज़ करते हैं, पेरेंटरली मतलब कि IV के जरिए, इंट्रामस्कुलर के जरिए भी हम IV के जरिए हम कह सकते हैं यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने ये जो दो ड्रग्स है ना डोजोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड, ठीक है, ये ग्लूकोमा में यूज़ होती है टॉपिकली, मतलब कि टॉपिकली इस तरह के स्किन पे यूज़ हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। जब हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि हमारे जो बाइकार्बोनेट आइन है ना उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, एसिड्स जो हमारा पीएच होगी ना, ब्लड की पीएच होगी वो क्या हो जाएगी, एसिडिक पीएच हो जाएगी, जिसकी वजह से जिसे हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं, सेडेशन हो जाएगी, मतलब कि ऐसे इंसान को कॉन्शियसनेस फील नहीं होती है, पैरेस्थीसिया मतलब कोई चीज़ फील नहीं होती, हाइपरमोनीमिया हो जाती है। हाइपरमोनीमिया क्यों होती है, देखिए जब भी किसी को ना कोई लीवर की प्रॉब्लम होती है ना तो जो अमोनिया होता है ना, ठीक है, वो क्या करते हैं, अमोनियम आइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और उसकी एक्सक्रीशन हो जाती है, ठीक है। जब हम ये देंगे ना तो ये जो अमोनिया होगा अमोनियम आइन में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी हाइपरमोनीमिया हो जाएगी, हमारे बॉडी में हाइपरमोनीमिया हो जाएगी। उसका दूसरा ये इफेक्ट भी है कि ना जब हम ये ज़्यादा ले लेते हैं ना तो इनकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है, बाइकार्बोनेट अल्कलाइजेशन हो जाती है यूरिन की, ठीक है, बाइकार्बोनेट आइन से, जिसकी वजह से रीनल स्टोन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। बाकी ना MCQs में आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए वो भी बता दूंगी और अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और इसके प्रोटोटाइप एजेंट कौन से हैं, ये कैसे वर्क करता है क्या और इसकी क्लासेस वगैरह, ठीक है।